बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक दफ़ा फिर बायोलॉजी की क्लास में आपको खुशामदीद कहता हूँ। जी स्टूडेंट्स, तो हमने यूनिट 1 स्टार्ट किया है और मुस्लिम साइंटिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशन, कुछ साइंटिस्ट हमने उसमें उसको डिस्कस किया था। जाबिर बिन हयान, अब्दुल मालिक आसमाई, अबू अली सीना, यहाँ तक हमने डिस्कस किया था। आज हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 12 से। अबू अली सीना के बाद अबू उस्मान उमर अल जाहिज। अबू उस्मान उमर अल जाहिज एक मुस्लिम साइंटिस्ट है। डेट ऑफ बर्थ उसका 776 AD है और डेट ऑफ डेथ वो 869 AD है। 776 में वो पैदा हुए थे और 869 AD में वो वफात पा गई थी। कहाँ पर पैदा हुई थी? ही वॉज बोर्न इन बसरा। बसरा में वो पैदा हुई थी। अब उसकी जो कंट्रीब्यूशन है अब उस्मान उमर अल जाहिज की, सबसे पहले जो टेक्सोनोमी है, वो ब्रांच जिसमें हम लिविंग थिंग्स की क्लासिफिकेशन करते हैं उसको हम साइंटिफिक नेम्स देते हैं। तो अबू उस्मान उमर अल जाहिज का जो कंट्रीब्यूशन है वो क्लासिफिकेशन में भी है, मतलब है टेक्सोनोमी में उसने कंट्रीब्यूशन की है। और इसके अलावा उसने एक अहम किताब लिखी, ही रोट द फेमस बुक अल हैवान। उसका नाम है अल हैवान, और जिस तरह आपको पता है अल हैवान का मतलब है द बुक ऑफ लिविंग, मतलब एनिमल्स के बारे में उसने किताब लिखी और उस किताब का नाम है अल हैवान। तो ये अबू उस्मान उमर अल जाहिज की किताब का नाम है। इसके अलावा अबू उस्मान उमर अल जाहिज की जो किताब है अल हैवान, ये 7 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। कितने पार्ट्स पर? 7 पार्ट्स पर ये उनकी किताब मुश्तमिल है। और इस किताब में उसने एनिमल्स के बारे में उनके मुख्तलिफ पहलुओं को डिस्कस किया है और ये उनकी अपनी ऑब्जर्वेशंस थी। नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन क्या है? ही आल्सो डिस्क्राइब हिज ओन ऑब्जर्वेशंस। अपने मुशाहिदात को उसने डिस्क्राइब किया, बयान किया अबाउट एनिमल्स के बारे में इसी किताब में, स्पेशली फिशेस एंड about animals, fish and their migration in river Tigris. Fish और उनका migration means एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसको हम माइग्रेशन कहते हैं, हिजरत करना। तो अबू उस्मान उमर अल जाहिज ने अल हैवान बुक में फिश की माइग्रेशन के बारे में लिखा कि फिश माइग्रेशन रिवर टिग्रिस, जिसको आप दरियाई दजला कहते हो, दरियाई दजला में फिश जो है, जैसे कि सॉल्मन फिश है, सॉल्मन, तो वो किस तरह वो सॉल्टी वाटर में माइग्रेट करता है, फिर वहां से वापस आता है, कौन सी सीजन में माइग्रेशन करता है, माइग्रेशन का तरीका क्या होता है, वाटर करंट के साथ माइग्रेट करता है, फिर किसी और तरीके से माइग्रेशन करता है, फीडिंग के लिए, खुराक के लिए और ब्रीडिंग के लिए, अपना नस्ल बढ़ाने के लिए। कुछ जगहों पर उसको मुश्किलात का सामना होता है इन फिश को, तो वो क्या करते हैं, वो उस जगह को छोड़ देते हैं और किसी सेफ जगह पर वो मुंतकिल हो जाते हैं। तो ये फिश की माइग्रेशन है, स्पेशली इन रिवर टिग्रिस, जिसको आप दरियाई दजला कहते हो। तो फिश की माइग्रेशन के बारे में उसने अल हैवान किताब में डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट, ही आल्सो डिस्क्राइब द लाइफ सिस्टम ऑफ एंट्स। उन्होंने एंट्स, जो कि क्या है, इंसेक्ट्स हैं, एंट्स की लाइफ सिस्टम के बारे में भी उन्होंने लिखा। ये एंट्स को बड़े गौर से ऑब्जर्व करता था, उनके बिलों को देखता था जहाँ पर एंट्स रहते हैं, और उन बिलों में उसने ऑब्जर्वेशन की, अपनी ऑब्जर्वेशन को फिर अल हैवान में किताब में डिस्क्राइब किया। जैसी एंट्स जो है उनमें कौन कौन सी कैटेगरीज होती है, कौन से एंड्स जो है क्या काम करते हैं, हिफाजत के लिए अलग एंड्स हैं, खुराक के लिए जमा करने के लिए अलग एंड्स है। तो इस तरह बहुत सारे उसमें डिवीजन होती है ऑफ लेबर, उसको इन्होंने डिस्क्राइब किया अपनी किताब अल हैवान में। ये उसकी एक जो बुक है अल हैवान, उसकी एक तस्वीर है और उसके बारे में इन्होंने
कुछ चीजें लिखिए। ये आपको एक एनिमल नजर आ रहा है, तो उस एनिमल का सपोज हैबिटेट है या फिर माइग्रेशन है या फिर कोई और पहलू से उसने बात की अपनी बुक में, तो उस बुक का नाम है अल हैवान, और ये उस अल हैवान का कोई एक या फिर दूसरा ये उसका पेज है। अच्छा, तो ये अब उस्मान उमर अल जाहिज की कंट्रीब्यूशन है, और इसके अलावा उन्होंने कंट्रीब्यूशन की है टेक्सोनॉमी में, लिविंग थिंग्स की क्लासिफिकेशन या फिर जो नेमिंग है। उन्होंने बहुत सारे एनिमल्स को, ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम्स दिए थे, तो वो भी उस अबू उस्मान उमर अल जाहिज की कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट हमारे पास मुस्लिम साइंटिस्ट, उसका नाम है अल फाराबी। अल फाराबी को आमतौर पे हकीम के नाम से लोग जानते हैं। अल फाराबी बेसिकली वो एक हकीम थे, तो ही वाज नाउंड हकीम एंड बायोलॉजिस्ट। हकीम भी थे जो कि प्लांट्स से दवाइयां बनाता है, उसको हम हकीम कहते हैं, जड़ी बूटियों से। और इसके साथ साथ वो बायोलॉजिस्ट भी थी, मतलब लिविंग थिंग्स को भी वो स्टडी करते थे। अल फाराबी डेट ऑफ बर्थ 879 AD और डेट ऑफ डेथ 950 AD। He was known as Hakim and biologist। वो एक हकीम और बायोलॉजिस्ट थे। He wrote 2 books। उसकी कंट्रीब्यूशन क्या है? He wrote 2 books। जब हम उसकी कंट्रीब्यूशन बायोलॉजी में देखें तो उन्होंने 2 किताबें लिखी। किताबुल नबातात, नबातात का मतलब है प्लांट्स। दिस बुक इज अबाउट प्लांट्स। उन्होंने प्लांट्स के बारे में किताब लिखी। एंड किताबुल हैवानात, और एनिमल्स के बारे में उन्होंने किताब लिखी थी। अबू उस्मान उमर सॉरी अल फाराबी की कंट्रीब्यूशन है बायोलॉजी में। वो बेसिकली हकीम थे, लेकिन उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में भी, क्योंकि प्लांट्स से वो दवाइयां बनाते थे, तो उसके बारे में उन्होंने किताब लिखी, और साथ में उन्होंने एनिमल्स के बारे में किताब लिखी। तो किताबुल नबातात और किताबुल हैवानात उनकी 2 किताबें हैं। नेक्स्ट अब्दुल कासिम अली जहरवी, 936 AD उनका डेट ऑफ बर्थ और 1004 उनका डेट ऑफ डेथ है। अब्दुल कासिम अली जहरवी को आमतौर पे फादर ऑफ ऑपरेटिव सर्जरी कहते हैं। जो सर्जरीज है मोस्टली उन्होंने इजाद की है, तो अबू कासिम अली जहरवी फादर ऑफ सर्जरी के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने मोर देन 200 सर्जिकल टूल्स को उन्होंने पेश किया था। उन्होंने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए थे ऑपरेशंस के लिए। डॉक्टर्स जब कोई सर्जरी करते हैं, फॉर एग्जांपल किसी के किडनी में स्टोन है या फिर आई में कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई और बॉडी में कोई मसला है, और डॉक्टर जो है ऑपरेशन या सर्जरी करते हैं, तो सर्जिकल जो टूल्स हैं मोस्टली मोर देन 200 जो सर्जिकल टूल्स इंस्ट्रूमेंट्स है वो इन्होंने इजाद की थी। तो इस वजह से अल फाराबी को फादर ऑफ ऑपरेटिव सर्जरी कहते हैं। ही वॉज ग्रेट सर्जन, वो सर्जन थे। एंड फेमस फॉर द रिमूवल ऑफ स्टोन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। उनका जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है बायोलॉजी में वो है रिमूवल ऑफ स्टोन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। रिमूवल ऑफ स्टोन, स्टोन बनते हैं, आप फेमिलियर होंगे स्टोन से, जैसे किडनीज में स्टोन्स बनते हैं, गॉल ब्लैडर में स्टोन्स बनते हैं, या फिर यूरिटर में स्टोन्स, या फिर यूरिनरी ब्लैडर में वो स्टोन्स चले जाते हैं। तो वो स्टोन्स बेसिकली क्या होते हैं, वो यही कैल्शियम फास्फेट वगैरह ऑक्सलेट्स जो साल्ट्स हैं जो हम खुराक खाते हैं उनमें ये चीजें होती है मिनरल्स। तो इन मिनरल्स का या तो कोई बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है तो वो मिनरल्स किसी जगह पे जमा होते हैं किडनी वगैरह में, या फिर किडनीज में कोई प्रॉब्लम होता है तो ब्लड की फिल्ट्रेशन सही तरीके से नहीं होती, तो उसमें सॉल्ट्स जगह जगह जमा हो जाते हैं जिससे एक सॉलिड स्टोन बनता है, और उसको हम किडनी स्टोन या फिर गाल स्टोन कहते हैं। तो वो स्टोन्स फिर कभी कभी वो किडनीज में पनस जाते हैं, कभी वो यूरिटर में चले जाते हैं, कभी वो ब्लैडर में चले जाते हैं, यूरिनेशन के दौरान फिर प्रॉब्लम होता है। तो उन स्टोन्स को किडनी से या फिर यूरिनरी ब्लैडर से, जिसको हम मसाना कहते हैं, जहां पर यूरिन स्टोर होता है कुछ टाइम के लिए टेम्पररी, तो वहां से स्टोन को सर्जरी की मदद से निकालना, रिमूव करना, ये तरीका
अब्दुल कासिम अली ज़हरवी ने सबसे पहले इजाद किया था। और डॉक्टर जो है उसी तरीके को जो है यूज करते थे फॉर द रिमूवल ऑफ स्टोन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। तो ये अब्दुल कासिम अली ज़हरवी की कंट्रीब्यूशन है। He was born in 936 AD and died in 1004 AD। और ग्रेट मुस्लिम सर्जन, और उनका जो कंट्रीब्यूशन है रिमूवल ऑफ स्टोन फ्रॉम यूरिनरी ब्लेडर है। और उनको हम फादर ऑफ सर्जरी कहते हैं, ऑपरेटिव सर्जरी। और उन्होंने 200 से ज्यादा सर्जिकल टूल्स आलात को उन्होंने इजाद किया था। नेक्स्ट हमारे पास जो मुस्लिम साइंटिस्ट है इब्नुल हैसम, या इसको हम इब्नुल हैतम भी कहते हैं। इब्नुल हैसम या इब्नुल हैतम सबसे पहले जो कैमरा इजाद हुआ था इब्नुल हैतम ही ने इजाद किया था। उसका नाम है पिन होल कैमरा। तो कैमरा सबसे पहले इब्नुल हैतम ने इजाद किया था। तो सबसे जो ज्यादा है उनको इस लिहाज से लोग जानते हैं क्योंकि वो एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट था। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट मींस आईज स्पेशलिस्ट था, आंखों का डॉक्टर था। तो उसका ज्यादातर जो उसकी डीलिंग है वो आईज और इस तरह लेंजेस वगैरह के साथ, ऑप्टिक्स के साथ था। तो उसने उस बेस पे पिन होल कैमरा इजाद किया था सबसे पहले। इब्नुल हैसम या इब्नुल हैतम, डेट ऑफ बर्थ 965 AD और उनका डेट ऑफ डेथ है 1039 AD। He was one of the most outstanding biologists of Muslim world। मुस्लिम वर्ल्ड अपना जो उसका इरा था, एज था, उस एज में एक अजीम मुस्लिम बायोलॉजिस्ट था। पेशी के लिहाज से ही वॉज एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, वो एक आई स्पेशलिस्ट था। ऑप्टिक्स मींस लेंजेस वगैरह, तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो आईज का स्पेशलिस्ट होता है, आई आंखों का जो डॉक्टर है उसको हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। एंड ही करेक्टेड, अब उसकी कंट्रीब्यूशन क्या है? सबसे पहले ही करेक्टेड द ओल्ड ग्रीक कॉन्सेप्ट। ही करेक्टेड द ओल्ड ग्रीक concept of vision, locating retina is the seat of vision। उन्होंने सबसे पहले जो ग्रीक का कॉन्सेप्ट था, यूनान वालों का ये आइडिया था कि सपोज हमें कोई चीज किस तरह दिखाई देती है, नजर कैसी चीज आती है, तो उनका कॉन्सेप्ट ये था कि सबसे पहले लाइट जो है हमारी आईज के ऊपर पड़ती है, लाइट रेज आते हैं आईज की तरफ, फिर वो रेज जब आईज से रिफ्लेक्ट होते हैं तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जाकर स्ट्राइक करते हैं और फिर वो चीज हमें दिखाई देती है। तो ये उनका कॉन्सेप्ट था। फिर जब इब्नुल हैतम आया तो उन्होंने आईज के ऊपर, लेंसेज के ऊपर बहुत ज्यादा उन्होंने रिसर्च काम किया और फिर उस ओल्ड जो ग्रीक कॉन्सेप्ट था उसको क्या किया, उसको चेंज किया। और इब्नुल हैतम ने कहा जो ओल्ड ग्रीक कॉन्सेप्ट है वो सही नहीं है, चीजें हमें किस तरह नजर आती है। तो उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया कि सबसे पहले लाइट फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट, लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है एंड व्हाइल रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, जब लाइट उन ऑब्जेक्ट से फिर रिफ्लेक्ट होता है इट कम्स टू और आईज, तो फिर वो लाइट आईज, हमारे जो आईज है उनकी तरफ वो लाइट आता है और फिर उन लाइट के जो रेज हैं वो आईज में डिफरेंट, फिर आईज के जो पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट जो जो आपको राउंड बाहर से नजर आता है, फिर अंदर आईज में, आई में जो है लेंस लगा होता है, फिर वो लेंस उसको रिफ्लेक्ट करता है, फोकस करता है उसको रेटिना के ऊपर और फिर वहां पर इमेज बनता है। तो इब्नुल हैतम ने कहा कि सबसे पहले लाइट किसी ऑब्जेक्ट, किसी चीज के ऊपर पड़ती है, वहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद आईज की तरफ आती है और फिर आईज में उस चीज का इमेज बन जाता है। जिस तरह हम मोबाइल फोन में सपोज या फिर किसी भी हम जो है कैमरा में पिक्चर लेते हैं तो सबसे पहले लाइट रेज किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होते हैं, फिर वो रेज आते हैं और उस मोबाइल फोन या फिर कैमरा वगैरह में जो फोटोग्राफिक फिल्म होता है उसके ऊपर फिर इमेज बनता है। तो यही तरीका
आइज में भी इमेज बनने का है। तो उन्होंने ओल्ड ग्रीक कॉन्सेप्ट को क्या किया, उन्होंने रिजेक्ट किया और नया कॉन्सेप्ट पेश किया कि सबसे पहले लाइट ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, फिर आइज की तरफ आती है, और फिर वही लाइट जो रिफ्लेक्ट हुआ है इट फॉल्स ऑन द रेटिना। रेटिना आई का सबसे सेंसिटिव और सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है, जिसके ऊपर ऐसी सेल्स होते हैं जो डे टाइम में या फिर नाइट टाइम में इमेज की फॉर्मेशन में मदद देते हैं। तो रेटिना के ऊपर वो इमेज बनता है और फिर वो चीज हमें दिखाई देती है। ही करेक्टेड द ओल्ड ग्रीक कॉन्सेप्ट ऑफ विजन लोकेटिंग इज रेटिना इज द सीट ऑफ विजन। अच्छा, नेक्स्ट उसका जो इब्नुल हैसम की जो कंट्रीब्यूशन है, उसकी एक किताब है किताबुल मनाजिर। किताबुल मनाजिर द बुक ऑफ ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के बारे में, लेंसेज के बारे में उन्होंने किताब लिखी, और इब्नुल हैसम को फादर ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स कहते हैं। मॉडर्न ऑप्टिक्स जितना भी है, ज्यादातर वो जो रूल वगैरह हैं वो इब्नुल हैसम ही ने सबसे पहले पेश किए थे। और इब्नुल हैसम ने साथ में ये भी कॉन्सेप्ट दिया कि जो इमेज बनता है, विजन का जो प्रोसेस है, वो आईज में नहीं होता बल्कि वो ब्रेन में होता है। ब्रेन हमें इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ओल्ड ग्रीक कॉन्सेप्ट ये था कि लाइट पहले आईज की तरफ आती है, फिर ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और फिर आईज में इमेज बनता है, वो हमें ये परसेप्शन देता है। लेकिन इब्नुल हैसम ने कहा लाइट ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, फिर आईज की तरफ आती है और फिर वो इमेज बनता है रेटिना के ऊपर, और फिर वो ब्रेन हमें इमेज के बारे में बताता है। तो उसने ये भी कॉन्सेप्ट दिया कि विजन विजन अकर्स इन द ब्रेन। जो भी चीज हम देखते हैं उसका वो जो है वो ब्रेन में, उसका सारा तरीका वो ब्रेन में होता है। उसकी किताब बुक किताबुल मनाजिर, बुक ऑफ ऑप्टिक्स एंड मीजानुल हिकमा। मीजानुल हिकमा उसकी दूसरी किताब है जिसमें उसने ऐसी बातें लिखी हैं जिसको हम कहते हैं कि स्केल ऑफ विजडम के बारे में है। स्केल ऑफ विजडम, विजडम मीन्स कोई होशियार या फिर अक्लमंद बंदा किस तरह होता है, उसकी निशानियां क्या है, कौन कौन सी बातें उसमें होती है, क्या उसका बिहेवियर होना चाहिए। तो ये मीजानुल हिकमा में उसने सब कुछ डिस्क्राइब किया है। बहुत एक जबरदस्त किताब है, दोनों किताबें बहुत जबरदस्त है। किताबुल मनाजिर उसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है ऑप्टिक्स के बारे में, लाइट के बारे में, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, सारी जो है उसकी प्रोसेसेस हैं। और उसके साथ साथ मीजानुल हिकमा में उसने अकल दानाई वगैरह वाली बातें उससे लिखी हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है द टू बुक्स, उसकी जो दो किताबें हैं आर ट्रांसलेटेड इनटू लेटन। लतीनी जुबान में उन लोगों ने इसको ट्रांसलेट किया है हिब्रू जुबान में। हिब्रू इसको हम कहते हैं जो ओल्ड इसराइल है, मोस्टली आजकल भी इसराइल में यही जुबान बोली जाती है। तो हिब्रू एक बहुत पुरानी जुबान है। बुक्स में कुछ लिखा है कि ये तकरीबन अरबी से भी ज्यादा पुरानी जुबान है, या फिर उसकी उसके जितनी ये पुरानी जुबान है। तो हिब्रू जुबान क्या है, जो ओल्ड इसराइल है, और आजकल भी जो नॉर्थ वेस्ट साइड में जो है इसराइल, तो वही वो लोग ये जुबान बोलते हैं। तो लोगों ने इसको अपनी जुबानों में जैसे लैटिन में ट्रांसलेट किया, लातीनी जुबान में, हिब्रू जुबान में जो जो इसराइली जुबान है। इसके अलावा ग्रीक वालों ने उसको अपनी जुबान में ट्रांसलेट किया, एंड अदर यूरोपियन या अदर लैंग्वेजेस में लोगों ने इसको ट्रांसलेट किया, और फिर उसके ऊपर वहां से जो है वो इंफॉर्मेशन ले रही, तो उसको एज अथॉरिटी इस्तेमाल कर रहे थे। अच्छा, तो ये इब्नुल हैसम की कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट अली बिन ईसा। अली बिन ईसा अनदर मुस्लिम साइंटिस्ट, अरेबिक मुस्लिम साइंटिस्ट है। डेट ऑफ बर्थ 940 एडी और डेट ऑफ डेथ उनका 1010 एडी। सबसे पहले जो अली बिन ईसा है वो भी इब्नुल हैसम की तरह एक आई स्पेशलिस्ट थे। तो ही वाज बेसिकली एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट और साथ में सर्जन भी थे। अली बिन ईसा a great and well-known Muslim scientist and eye specialist, Muslim scientist
और साथ में ये आई स्पेशलिस्ट थे। आईज का जो डॉक्टर है उसको हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या आई स्पेशलिस्ट कहते हैं। ही वर्क ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड डिजीजेस ऑफ द आई। बायोलॉजी में उसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो आईज के ऊपर है, क्योंकि आई स्पेशलिस्ट हैं तो आईज के बारे में उनकी बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशंस और रिसर्चेस थी, तो उसने उन चीजों को अपने बुक्स में फिर डिस्क्राइब किया। ही वर्क ऑन द स्ट्रक्चर आई का शक्ल साफ्ट, आईज में कौन कौन से पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट जो हमें नजर आता है व्हाइट कलर का, ये क्या है। फिर अंदर में उसमें जो है ब्लैक या फिर जो कलर्ड पोर्शन है उसको क्या कहते हैं, क्या है वो। फिर उसमें एक स्मॉल होल होता है, फिर उसके पीछे लेंस होता है, फिर उसमें रेटिना है पीछे, फिर उसमें फ्लूइड्स होते हैं, इसमें जो है फाइबर्स वगैरह होते हैं, लिगामेंट जिसको हम कहते हैं। तो बहुत सारे आईज के पार्ट्स हैं, तो उसने आई का स्ट्रक्चर और साथ में आई का फंक्शन भी उसने वाज़ेह किया कि आईज क्या करते हैं, परसेप्शन ऑफ लाइट करते हैं। मतलब इमेजेस या फिर चीजें हम देखते हैं तो वो हम आईज की मदद से देखते हैं कि विजुअल रिसेप्टर है आई। तो आई का फंक्शन उसने वाज़ेह किया, बयान किया। एंड डिजीजेस ऑफ द आईज, और एनाटॉमी के लिहाज से, मतलब सपोज लेंस में प्रॉब्लम आ गया तो कौन सा डिफेक्ट आ सकता है, कौन सी बीमारी कॉज हो सकती है। सपोज रेटिना में रॉड्स और या कौन सेल्स में कोई प्रॉब्लम आ गया तो कौन सी बीमारी कॉज होगी। इसके अलावा अगर सपोज आईज में जो व्हाइट कलर है उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया तो कौन सी डिजीज कॉज हो सकती है। तो उसने आईज के डिफरेंट डिजीज को भी उसने एक्सप्लेन किया एंड डिस्क्राइब्ड 130 diseases of the eye in his book। अपनी उस किताब में उसने मोर देन 130 आईज के डिजीजेस को उसने डिस्क्राइब किया, और वो डिजीजेस बेस्ड ऑन एनाटॉमी, किस पार्ट में क्या डिफेक्ट आता है। तो उस लिहाज से उसने मुख्तलिफ किस्म के मोर देन 130 डिजीज ऑफ द आईज को अपनी बुक में बयान किया है। दिस बुक इज ट्रांसलेटेड इनटू मैनी यूरोपियन लैंग्वेजेस। अली बिन ईसा की जो किताब है जो उसने लिखी है आइस और उसकी डिजीज के बारे में, उसका नाम है तशकीरातुल कहालिन। तशकीरातुल कहालिन उसकी किताब है, और उस किताब को लोगों ने यूरोपियन लैंग्वेजेस में अपनी फायदे के लिए, इस्तेमाल के लिए ट्रांसलेट किया है। लोकेशन वाइज उसमें जितनी भी आइज में डिजीजेस हैं 130 या फिर उससे भी ज्यादा, उसको उन्होंने अपनी इस किताब में डिस्क्राइब किया है। अच्छा, इसके अलावा ये जो है फिजिशियन भी थे, इन्होंने एनाटॉमी में भी काम किया है, सर्जरी में भी काम किया है, बहुत सारी और फील्ड्स में इन्होंने काम किया, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो आइज के ऊपर और आइज की डिजीज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द आई है। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट है इब्नुल नफीस। इब्नुल नफीस ये भी एक मुस्लिम साइंटिस्ट है। डेट ऑफ बर्थ उनका 1213 एडी और डेट ऑफ जो डेथ है वो 1288 एडी। सबसे पहले ही वॉज अ वेल नोन बायोलॉजिस्ट ऑफ 13th सेंचुरी। इब्नुल नफीस 13वीं सदी के अजीम साइंटिस्ट थे। उनको लोगों ने तब पहचाना जब उन्होंने अपना रिसर्च पब्लिश किया। हमारी बॉडी में हम कहते हैं हमारा एक सिस्टम है जिसको हम कहते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। उसमें ब्लड होता है, ब्लड के वेसल्स होते हैं, खून की जो नालियां या रगें हैं, और उसके साथ साथ हार्ट होता है। तो हार्ट पंपिंग ऑर्गन है। ब्लड जो है वो पंप होता है, ब्लड मुख्तलिफ चीजों की ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे फूड है या वेस्ट मटेरियल है या ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है, हार्मोन वगैरह है, उनकी ट्रांसपोर्ट करता है, उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, और फिर वो चीजें सेल या टिश्यूज तक चली जाती है, वहां पर इस्तेमाल होती है। तो इब्नुल नफीस ने हार्ट के ऊपर और ब्लड की सर्कुलेशन के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च किया, और फिर उन्होंने अपनी उस रिसर्च को पब्लिश किया। तो सबसे पहले ह्यूमंस में जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो इब्नुल नफीस ने डिस्क्राइब किया था।
तो उसकी कंट्रीब्यूशन क्या है? ही डिस्क्राइब द ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी। उन्होंने ह्यूमन बॉडी में ब्लड की सर्कुलेशन को, खून का जो चक्कर है उसको डिस्क्राइब किया। और कौन सा सर्कुलेशन? आमतौर पे हमारी बॉडी में दो किस्म का ब्लड सर्कुलेट, मतलब ब्लड की सर्कुलेशन दो तरीकों से होती है। एक को हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक को हम कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी, PULMONARY, पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मो का मतलब है लंग्स और सर्कुलेशन मींस किसी चीज का चक्कर। पल्मोनरी सर्कुलेशन ये ब्लड का वो सर्कुलेशन, वो चक्कर है जिसमें ब्लड जो है हार्ट से जाता है लंग्स में और फिर लंग्स से वापस हार्ट में आता है। जब ब्लड हार्ट में सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के राइट साइड पे जमा हो जाता है, राइट ओरिकल में, फिर वो राइट वेंट्रिकल में चला जाता है और फिर राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो ब्लड चला जाता है पल्मोनरी आर्टरी में। फिर पल्मोनरी आर्टरी उसको, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को या इम्प्योर ब्लड को, जिसमें ऑक्सीजन का रेशो कम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है, तो ये पल्मोनरी आर्टरी उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है लंग्स में। दोनों लंग्स में ब्लड पहुंच जाता है, वहां पर उस ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड जो मौजूद है उसमें वो रिलीज हो जाता है लंग्स में, और जो हम सांस लेते हैं, जो हम इनहेलेशन करते हैं, उस ऑक्सीजन को लंग्स में से ये ऑक्सीजन डिफ्यूज होता है तो वो चला जाता है ब्लड के अंदर और फिर वो ब्लड दोबारा हार्ट के लेफ्ट साइड पे आता है, लेफ्ट ऑरिकल में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और उसके बाद पूरी बॉडी में वो प्योर ब्लड सर्कुलेट करता है। तो हार्ट से इम्प्योर ब्लड का लंग्स में पहुंच जाना और लंग्स से प्योर ब्लड का वापस हार्ट में आना, ये प्रोसेस, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और इस सर्कुलेशन को सबसे पहले इब्न नफीस ने डिस्क्राइब किया था कि किस तरह हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जमा होता है, फिर वो ब्लड हार्ट से किस तरह निकलता है, फिर लंग्स में कैसे पहुंचता है और फिर लंग्स से वापस हार्ट में किस तरह आता है। ये उन्होंने डिस्क्राइब किया था, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स एंड फ्रॉम द लंग्स बैक टू द हार्ट, ये इब्न नफीस ने डिस्क्राइब किया था। A well-known biologist of 13th century, he described the blood circulation in the human body. उन्होंने ह्यूमन बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को डिस्क्राइब किया। और कौन सा सर्कुलेशन? पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन वो सर्कुलेशन जिसमें ब्लड हार्ट से निकलता है, इम्प्योर ब्लड, याद रखें, वो लंग्स में जाते हैं, फिर लंग्स में उसकी प्यूरिफिकेशन होती है और फिर ऑक्सीजनेटेड बन जाता है वो ब्लड, वो फिर वापस हार्ट में आता है। इसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। दूसरा है सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो सिस्टमिक में फिर प्योर ब्लड की सर्कुलेशन होती है फ्रॉम हार्ट टू ऑल द बॉडी पार्ट्स और फिर बॉडी पार्ट से वापस हार्ट की तरफ, तो इसको हम कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो इब्नुल नफीस ने पल्मोनरी सर्कुलेशन को डिस्क्राइब किया था कि हार्ट से इम्प्योर ब्लड लंग्स में जाता है, लंग्स से वापस हार्ट में आता है, ये डिस्क्राइब किया था इब्नुल नफीस ने। तो ये हमारे पास कुछ जो है मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिन्होंने बायोलॉजी में अपना अहम किरदार अदा किया था। इसके अलावा और भी बहुत सारे, लेकिन ये कुछ उसमें से अहम साइंटिस्ट थे। और नेक्स्ट इंशाल्लाह कल से हम स्टार्ट करेंगे लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कि लिविंग थिंग्स की जो बॉडीज है, जिस तरह स्टार्ट में आपने पढ़ा था कि ह्यूमंस हमेशा से हैरान है, पजल है उनके माइंड्स के लिविंग थिंग्स किस तरह बन गए। तो इस सवाल का जवाब मालूम करने के लिए उन्होंने लिविंग थिंग के साथ डील करना शुरू किया, उनको स्टडी करना शुरू किया। तो लास्ट में उन्होंने वो राज मालूम किया कि लिविंग थिंग्स या उनकी जो बॉडीज है या फिर बॉडीज के जो पार्ट्स है वो किस तरह बनते हैं, कौन से लेवल से पास होकर लिविंग थिंग्स फिर बन जाते हैं। तो ये उनका उसका आंसर फिर बाद में बन गया। तो कल से इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, लिविंग थिंग्स सबसे पहले किस हालत में होते हैं और फिर उससे एक पूरी बॉडी किस तरह बन जाती है। तो आज के लिए इतना ही काफी था। अब अगर कोई किसी का क्वेश्चन हो तो हैंड रेज करें।
और अपना क्वेश्चन पूछें। अच्छा, साहिबजादा अब्दुल रहमान, साहिबजादा अब्दुल रहमान, ईमान, सर इब्न अल हैथम के जो ये दो इम्पोर्टेंट बुक्स थे, तो ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में किस लैंग्वेज में थे? ये ज्यादातर अरबी जुबान में है ये। दोनों बुक्स? हाँ, ये अरबिक साइंटिस्ट है ना, तो उन्होंने अपनी किताबें ज्यादातर अरबी जुबान ही में लिखी है। अबू बकर, मोहम्मद अबू बकर जी। सर आपने अल-फराबी का बर्थडे जो है वो 879 बताया, बुक में तो 870 है। कौन, किसका? अल-फराबी अरबी का। अच्छा, तो बस मुख्तलिफ बुक्स ने किसी बुक ने 870 लिखा है, किसी बुक ने 879 लिखा है। एग्जैक्ट पता नहीं है, तो बस बीच के दरमियान होता है। हमजा, हमजा पूछो क्वेश्चन अपना जी। सर जी, अली अली बिन एसिया ईसा का डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ थोड़ा देखा है। अली बिन ईसा का डेट ऑफ बर्थ, और ये उनका डेट ऑफ बर्थ है 94080 है। 94080। हाँ, और डेट ऑफ डेथ 1010 दुर्योधन, सर पल्मोनरी और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में क्या फर्क है? पल्मोनरी सर्कुलेशन वो सर्कुलेशन है जिसमें इम्प्योर ब्लड हार्ट से निकलकर लंग्स में जाता है और फिर लंग्स से वापस हार्ट के लेफ्ट साइड में आता है। और सिस्टमिक सर्कुलेशन में प्योर ब्लड वो हार्ट से निकलकर पूरी बॉडी में चला जाता है और फिर बॉडी से वापस इम्प्योर ब्लड हार्ट में आता है। तो ये सिस्टमिक सर्कुलेशन है। आसमा, सर इब्नुल हैथम पर समझाए। इब्नुल हैथम, अच्छा, इब्नुल हैथम एक मुस्लिम साइंटिस्ट है और वो साइंटिस्ट जिन्होंने ग्रीक कॉन्सेप्ट ऑफ विजन को रिजेक्ट किया था। बेसिकली ये ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे, मतलब आईज के, ये आई का स्पेशलिस्ट था, डॉक्टर था। तो उन्होंने आईज पे बहुत सारा काम किया, लेंसेज के ऊपर काम किया। उन्होंने कहा कि कोई चीज हमें किस तरह दिखाई देती। तो ओल्ड ग्रीक कॉन्सेप्ट ये था कि सबसे पहले लाइट जो है आइस पे पड़ती है, रिफ्लेक्शन के बाद ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, तो वो चीज हमें दिखाई देती है। तो इब्नुल हैसम ने कहा कि नहीं, ये गलत है। सबसे पहले लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, वहां से रिफ्लेक्ट होकर जब आइस की तरफ आती है तो फिर वो चीज हमें दिखाई देती है। और फिर साथ में उन्होंने ये कहा कि जो विजन है वो ब्रेन में होता है, आई सिर्फ मैसेज रिसीव करते हैं, वो इमेज लेते हैं, बाकी ब्रेन जो है उसको चीज को प्रोसेस करता है। अच्छा, सुन ले आप जरा स्टूडेंट्स, ये जिन बच्चों का जो अजीब अजीब उन्होंने कुछ नाम रखे हैं, जैसे कैंसर है और पता नहीं कुछ अजीब से फजूल नाम है, तो उनके क्वेश्चंस हम नहीं लेंगे। तो काइंडली अपने जो नेम से उनको सही करें, मुहज्जब बन जाए, आप स्टूडेंट्स हो। कल से ये गलत अजीब अजीब नेम में ना देखूं जी। दुर्योधन, ये किसी का जी। उमाइजा, सर ये इब्न सीना और बू अली इस्सा दोनों एक ही है। नहीं, इब्न सीना अलग है और बू अली सीना अलग साइंटिस्ट है।
ये दोनों डिफरेंट साइंटिस्ट है मुस्लिम, लेकिन कंट्रीब्यूशन में उनकी जो है कंपैरिजन लिहाज से फिर आइस की डिजीज उन्होंने भी डिस्क्राइब की है और इन्होंने भी डिस्क्राइब की है। चलिए, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।